अस्सलाम वालेकुम। सफ़र शर्त की एक और किस्त के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद अली बेग। आज की इस महफ़िल में हम आपके लिए किस मुल्क की सैर लाए हैं ये बताएंगे हमारे साथी सैयद शरफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शरफुद्दीन साहब, आज कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें और हमारे नाजरीन को? जी, मैं सोच रहा था कि हमने इतने मुल्क का जिक्र किया गए, तो क्यों ना आज एक ऐसे मुल्क को लें जो तकरीबन मैं समझता हूँ कि नाजरीन में से आधे से ज़्यादा नाजरीन गालिबन वहाँ जा चुके हैं, क्योंकि वो बहुत मशहूर मुल्क है। और तुर्की का मेरा ख्याल है कि इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो इसी पे कर लेते हैं। मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती होगी क्योंकि मैं आज तक तुर्की नहीं जा सका हूँ। अच्छा, तो इस प्रोग्राम के में मेरा सबसे ज़्यादा फोकस ये होगा कि मैं आपको कायल कर लूँ कि अब आपका नेक्स्ट जो ट्रिप है वो तुर्की का होगा। नहीं, ख्वाहिश तो बहुत है, कई दफ़ा जाने के प्रोग्राम भी बने, लेकिन किसी ना किसी वजह से रह गया। इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो क्या बता रहे हैं आप हमारे, आपका तुर्की सिर्फ जाना हुआ या आपका क़याम भी वहाँ रहा? मैं तुर्की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा माशाअल्लाह दफ़ा जा चुका हूँ, और हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि एक नई जगह जाऊँ, ताकि जो तुर्की का एक पूरा उनका कैरेक्टर है, फीचर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। तो तुर्की में ज़्यादातर जाने के लिए एक तो टर्किश रिवियरा है और दूसरा इनका इस्तांबुल है। यानी कि आप या तो एक हॉलिडे सिटी हॉलिडे कर लें या आप एक इनकी बीच हॉलिडे कर लें। अच्छा, तो जहाँ तक दोनों हॉलीडेज़ का ताल्लुक़ है, दोनों के अपने वो हैं एडवांटेजेस हैं जी। तारीख़ी मकामात अगर आपको देखने हैं तो आप इस्तांबुल जाइए, इज़मीर जाइए। और अगर आपको नेचर से महसूस होना है, वहाँ आपको अगर लोगों के रहन सहन से ज़्यादा वाकिफ़ियत रखनी है तो फिर आप बीच हॉलीडेज़ पे जाएं, लेकिन बीच पे रहें ना। अच्छा, बल्कि आप गाड़ी हायर करके या इनकी बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके फिर आप अंदरून शहर चले जाएं। अच्छा, तो वहाँ पे फिर आपको लोगों के रहने सहने का जो फ्लेवर मिलता है जी, वो फिर आपको ना किताबों में मिलता है, ना आपको उन डॉक्यूमेंट्रीज में मिलता है जो आपको किसी टूरिज़्म के बेसिस पे दिखाई जाती है। अच्छा। हम लोग ये करते हैं कि एक पैकेज हॉलीडे लेके चले जाते हैं एक बीच पे, और वो अब आजकल चूँकि हर चीज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है, तो तुर्की में भी लारा बीच है, तुर्की में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो आपको ले जाके एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में ठहरा देते हैं। आपका 7 दिन का या 10 दिन या 14 दिन का जो पैकेज होता है, आप बिल्कुल यूरोपियन वहाँ खाने खाते हैं, वहीं के बीच पे आप चले जाते हैं और वो आपको वापस ले आते हैं। अच्छा, बीच में मुश्किल से 1 या 2 जगह, एक चमड़ा फैक्ट्री में आपको वो ले जाएंगे जहाँ पे ये चमड़े की चीज़ें मिलती हैं, तो वो वापसी में आप 1-2 जैकेट्स वगैरह ख़रीद लेते हैं, या आपको किसी परफ्यूम्स की दुकान पर जाते हैं। अच्छा। बेहतरीन तुर्की को डिस्कवर करने का तरीका ये है कि आप जाइए और कोशिश कीजिए कि आप इंटीरियर टर्की में जाएँ, क्योंकि हमारा और आपका जो हमारे नाजरीन का जो कल्चरल वो है मेकअप, वो इस तरह से है कि आपको तुर्की एक फ़ॉरेन कंट्री नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा। और ना आप वहाँ पर फॉरेनर होंगे, क्योंकि अगरचे कि ठीक है आपकी नेशनलिटी अलग है, लेकिन आपके जो तहज़ीब और बल्कि उर्दू भी जो एक तरह से तुर्की का उसमें काफ़ी इम्तिज़ाज है जी। और आप गौर करें तो तुर्की के उर्दू में तुर्की के 50% से ज़्यादा अल्फाज हैं। अब अच्छा। चूँकि तेज़ी से बोलते हैं इसलिए से वो आपको समझ नहीं आते। उर्दू तो खुद ही लफ्ज़ ही तुर्की ज़बान का है। जी हाँ, जिसका मतलब है लश्करी ज़बान जी। तो बाद में अब वो अरबिसाइज्ड और पर्शियनाइज्ड हो गई, लेकिन आगाज़ वहाँ से है। तो ये मेरा वो है, क्या कहते हैं, तरीक़े अखबारदार जैसे आप कहते हैं। तो रोम का जिक्र हमने कहा, रोम तो मगर इटली का एक शहर है, तो ये जो मौलाना रोम और तुर्की से इसका कुछ जिक्र होता है, ये क्या है? जी, मैं भी काफ़ी अरसे तक यही सवाल अपने आप से करता था कि ये मौलाना रूम, ये कौन सा रूम है? तो जब उर्तुगरुल की सीरीज़ हमने देखी तो बहुत मशहूर हो चुकी है, कई लैंग्वेजेस में डब भी हो रही है, तो उसमें मुझे ये आंसर मिला कि ये सल्जूकियों का दारुल हुकूमत था। अच्छा। और ये वो वाला रूम जिस वाक़ई आपने जिक्र किया वो नहीं था, लेकिन ये इस इलाके में था जहाँ पे आजकल कोनिया कहलाता है। अच्छा। तो अगर आप बाइजेंटाइन की अगर आप उठाएं, क्या कहते हैं, तारीख़, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जो कॉन्स्टेंटाइन था, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, उसने ये सारा बाइजेंटाइन भी क्या कहते हैं कॉन्कर किया था और इस इलाके को न्यू रोम का नाम दिया था। अच्छा। तो वहाँ से ये लफ्ज़ न्यू रोम से फिर ये रूम बना, और फिर वो जो मौलाना जलालुद्दीन जो सूफियों के सरदार कहलाते हैं, जो वहाँ पर मदफून हैं, बल्कि वहीं पे वो रहे भी, तो वो मौलाना रूमी इस तनासब से उनका नाम, इस मुनासिबत से उनका नाम मौलाना रूमी पड़ा। तुर्की में कौन कौन सी कौमियतें आबाद रहीं तारीख़ी तौर पर?
तुर्की में चूँकि ये एक एम्पायर रहा है, इनकी कई सौ सदियों तक इनकी तारीख़ है, तो तुर्की में आपको यूरोपियन नस्लें भी मिलेंगी, आपको तुर्की में तुर्कमान लोग मिलेंगे। कई ऐसे कबीले थे जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके तुर्की की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर सब्ज़ा था, यहाँ पर पानी की फरावानी थी, अपने रेवड़ वगैरह लेके आए। यहाँ पर मंगोल्स थे, यहाँ पर पर्शियंस आए, यहाँ पर सल्जूकी आए, फिर उसके बाद आपके अरब्स भी आए। तो अब फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इस्तांबुल की ख़ास अहमियत थी, क्योंकि इस्तांबुल तो नया नाम है, पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर रखा गया था, और आपके बाइजेंटाइन एम्पायर का ये दारुल हुकूमत था। तो वहाँ पर दुनिया की हर उस वक्त की जो ताकत थी, वहाँ पर आपको हर दुनिया की बड़ी ताकत, रूस, अमेरिका, आपके एलाइज, वो वहाँ पे आपको स्पाइस मिलते थे। अच्छा। उस इस्तांबुल में, जो कि अपनी अपनी हुकूमतों को बताते थे कि ये दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, क्योंकि उस वक्त तो ज़माना नहीं था टेलीकम्युनिकेशंस का। तो वो इस्तांबुल वो सेंटर था जहाँ से पूरी दुनिया की ख़बरें जो थीं वो फिर नशर होती थीं, और फिर वो अपनी प्लानिंग करते थे। वो जगह भी ऐसी है जोग्राफी में, अगर आप देखें तुर्की जो है यूरोप, एशिया, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, सारे इलाके उससे करीब होते हैं। वाहिद शहर है दुनिया का, या यूँ कर लीजिए, या शहर कह लीजिए, या मुल्क कह लीजिए, जिसमें दो बड़े आज़म आके मिलते हैं। जी। इस्तांबुल में अगर आप जाएं तो बाकायदा एक ब्रिज है जो सेपरेट करता है एशियन तुर्की को यूरोपियन तुर्की के साथ। अच्छा। यूरोपियन तुर्की में बॉस्फोरस है जी, और एशियन तुर्की में आपका आता है, जहाँ पर बहुत सारे हम लोग जाके वहाँ पर विज़िट करते हैं, वो हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार है। अच्छा। जो अगर आप बस ले लें तो 1 घंटे में आपको अयूब सुल्तान के डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने अयूब सुल्तान इस तरह से कर दिया कि उनको बाकायदा एक रॉयल स्टेटस दे दिया उस इलाके को। तो इनका हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार जो है, तारीख़ में पहले तो इतना ज़्यादा मशहूर नहीं था कि वहाँ पर ये कोई हाल ही की दरियाफ़्त है क्या? जी, असल में हुआ ये कि जब तुर्की 1923 में आज़ाद हुआ, जी, आज़ाद इसलिए वो कहते हैं कि ये बाकायदा एक ब्रेक था जो ऑटोमन एम्पायर के अख्तिताम के बाद एक नया तुर्की जो वजूद में आया। उनके जो फाउंडिंग फादर थे कमाल अतातुर्क, जिनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है तुर्की में, उन्होंने तुर्की को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि बिल्कुल सर सैयद अहमद ख़ान वाली उनकी जहनीत थी कि अगर तुर्की मॉडर्नाइज़ ना हुआ तो तुर्की बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है यूरोपियंस के साथ। ऑटोमन एम्पायर हार चुकी थी जी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से, रशियन एम्पायर से हार चुकी थी। तो वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का एक विज़न था, अब आप उसको कंट्रोवर्शियल कहें या ना कहें, लेकिन तुर्की उसको एक्नॉलेज करता है और गर्दानता है। उस वक्त की ज़रूरत रही, उस वक्त की ज़रूरत थी। उन्होंने लेकिन काफ़ी कुछ चेंज किया, रस्मुल ख़त चेंज कर दिया उन्होंने। जो क़दामत पसंद मुसलमान थे उनको एक तरह से मजबूर किया कि वो थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएं। लिबास वगैरह में लिबास चेंज हो गया, जो पुराना तरीक़ा था टोपी पहनने का तुर्कों का, लाल टोपी ख़त्म हो गई, आपकी दाढ़ियाँ घट गई, तो ये चीज़ें हुई। तो इसमें फिर ये था कि मज़ार पर भी जो अहमियत थी वो उनकी ख़त्म हो गई। तो अगर आप 20 साल पहले अगर आप अयूब सुल्तान जाते और वहाँ पे मज़ार पर जाते तो बड़ा ऑर्डिनरी सा वो मज़ार था। अच्छा। लेकिन अब चूँकि एक तरह से इस्लामिक रिवाइवल है और बहुत सारे लोग डिस्कवर भी कर चुके हैं, तो अब जो है वो बहुत बड़ा मज़ार हो चुका है, और उसमें मस्जिद है बाकायदा, लोग जाते हैं वहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। और तकरीबन जैसे कि वो यूँ समझ लीजिए कि इस्तांबुल में अयूब सुल्तान का मज़ार ऐसा है जैसे कि लाहौर में दाता दरबार का मज़ार। अच्छा। अब ये हमारे यहाँ तो थोड़ी बहुत ज़्यादा देगें भी पकड़ी होती हैं, और वो इस किस्म की चीज़ें वहाँ नहीं हैं, लेकिन यह कि वो बहुत बड़ा मज़ार है। आप जिक्र कर रहे थे उस्मानी दौर का, कमाल अतातुर्क से पहले, कि उस ज़माने में ख़ासे लोग जो थे वो रिजिड भी थे। सुना है कि प्रिंटिंग प्रेस को तुर्की में आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, उसकी क्या वजह थी? जी हाँ, मैंने भी ये देखा है कि लोग कहते हैं कि तुर्क जो बादशाह थे, एम्परर्स थे, वो बहुत यानी कि इतने सख्त मिजाज थे और ऑटोक्रेट थे कि एक हद तक तो दुरुस्त है ये बात कि चूँकि सक्सेशन का एक तरीक़ा नहीं था, तो उन्होंने डिवाइस ये सक्सेशन का तरीक़ा किया था कि जो बादशाह बन जाता था वो अपने भाइयों को कास्ट्रेट करवा देता था,
ताकि उनकी फिर आगे नस्ल ना हो। रहते थे वो बड़े आलीशान तरीके से, और वो लेकिन वो इस काबिल नहीं होते थे कि उसकी प्रोजनी को, उसकी नस्ल को वो चैलेंज कर सकें। तो वहाँ पर फिर ये था कि प्रिंटिंग प्रेस जब 15वीं सदी में यूरोप में आया तो सुल्तान मुराद III ने प्रिंटिंग प्रेस को इसलिए आने से तुर्की में मना कर दिया कि उनके जहन में ये था कि जो ख़त्ताती का लफ्ज़ है, जैसे कुरान करीम की ख़त्ताती होती थी या मस्जिदों में जिस तरह से वो लिखा करते थे ख़त्तात, वो सारे के सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो फिर वो मैन पावर को रिड्यूस कर देता, जैसे करता भी है। तो उन्होंने आपको 50 साल तक इसे रेजिस्ट किया। मॉडर्नाइजेशन को रेजिस्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस वक्त उनकी थिंकिंग ये थी कि मैं पहले अपने लोगों का, अपनी रियाया के इंटरेस्ट को पहले देखूं, बाद में प्रिंटिंग प्रेस को। दूसरे ये कि वहाँ पे जो तबका था उस ज़माने में, उनको ये डर था कि इसके साथ मुल्हिद ख्यालात भी आएंगे। अच्छा। बाइबल भी आएगी और साथ में ये भी आएगा, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को रोका था। लेकिन एडवांसमेंट्स थी। उनके बाद जो आए सुल्तान मुराद चहारुम, उनके ज़माने में एक साहब थे जिनका नाम था अहमद जलेबी, बहुत मशहूर थे। गालिबन आपने भी सुना होगा, उनका निक नेम था हजार फन। जी। वो बड़े साइंटिफिक माइंडेड आदमी थे। तो उनके जहन पे ये सवार था कि इंसान फ्लाई क्यों नहीं कर सकता, जो राइट ब्रदर्स की थिंकिंग थी। अच्छा। तो उन्होंने बाकायदा साइंटिफिक माइंडेड के आदमी थे, उन्होंने हवा का रुख उसको लिखना शुरू किया, एस्टिमेट्स लगाए, पता नहीं ये मैथमेटिकल फार्मूलेज लगा के उन्होंने आर्टिफिशियल पर अपने ऊपर लगाए। अच्छा। और बाकायदा ऐलान करवाया कि मैं उड़ के दिखाऊंगा। और गलाता टावर है बॉस्फोरस के पास, इस्तांबुल के करीब। तो वहाँ पे वो गलाता टावर, आप चाहें तो अभी भी टूरिस्ट आपको दिखाते हैं। वो शख्स उस अपने जुनून में, या कह लीजिए कि अपने उस लगन में वो ऊपर चढ़ गया और उसने वहाँ से वो पर लगा के फ़्लाइट की लोगों के सामने बाकायदा ऐलान करके, और 200 मीटर तक वो हवा के साथ वो पर उसको लेके अक्रॉस द बॉस्फोरस लेके गए। बच गए? हाँ, वो बाकायदा उतरे, उनकी लैंडिंग हुई। अच्छा। और उसके बाद वो बादशाह को पता लगा कि ये इतना बड़ा इन्होंने काम कर दिया, तो उनको बड़े पैसों से उनको नवाजा गया। अच्छा। और वो अलग बात है कि फिर वो जो ख्वाब था वो फिर आगे नहीं पहुंचा। वो एजाज़ फिर राइट ब्रदर्स को गया, वो हवाई जहाज़ उड़ा के आगे। हाँ, वो तो खैर मशीन, लेकिन इस इब्तिदा इन्होंने की। अच्छा। तो उसमें थे ऐसे लोग। आप अगर जाएं तुर्की में, इस्तांबुल में, तो आपको 2 ऐसे अजायब घर मिलेंगे, म्यूज़ियम्स, जो कि पूरी तारीख़ वहाँ पर मौजूद है। अच्छा। और बड़े बड़े वहाँ डिपार्टमेंट्स हैं। एक अजायब घर का नाम है तोपकापी पैलेस। तोपकापी तो बहुत मशहूर है, जो आप हर शख्स जानता है। वो था पैलेस का लफ्ज़ उसके साथ इस्तेमाल किया जी, इसलिए कि वो रिहाइशगाह था तुर्क बादशाहों का। अच्छा। काफ़ी 200 साल तक रहा। अच्छा। फिर बाद में जब इनके ज़वाल का सिलसिला शुरू हुआ, तुर्की उस्मानिया सल्तनत का, तो इनमें एक ये बात आ गई जो गालिबन एक इंसानी फितरत है कि हर बादशाह जब सक्सेशन में आता था तो वो अपना महल तामीर करता था। तो इसीलिए आपको बॉस्फोरस का एक टूर होता है टूरिस्ट के लिए, अगर आप बोलें दरिया का, तो आपको दिखाते हैं कि ये उस बादशाह ने बनाया था, ये पैलेस उस बादशाह का बना हुआ है। तो तकरीबन हर बादशाह, कई महल ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अच्छा। और जो या तो उनकी हंटिंग रेजिडेंस हुआ करती थी या उनकी समर रेजिडेंस होती थी। ओके। तो ये एक उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि बजाय इसके कि अपने लोगों की तरक्की करते, या जो रूस के साथ ये बरसरे पैगार थे, आखिर जब ये ज़वाल हुआ तो उस वक्त भी महल बन रहे थे। तो खैर ये अलग बात है। तो एक तो हो गया ये तोपकापी पैलेस, जहाँ आपको पूरी इनकी नवादरात मिलेंगी, बाकायदा फर्नीचर्स, लिबास वगैरह, हथियार, खाने पीने के बर्तन। सिर्फ मतलब उस्मानी सल्तनत से या उस्मानी सल्तनत, उसके अलावा जो भी इनके जो सल्तनत का जहाँ वो था आपका दायरा कार था, तो दमास्कस की चीज़ें भी वहाँ पर हैं। वहाँ पर आपको मक्का की चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से बाकायदा हज से पहले ये वहाँ भेजा करते थे, अपनी गिलाफ काबा भेजते थे बना के, और बहुत सारे नजराने भेजते थे, क्योंकि वो रिसोर्सेज उनके पास कम थे। तो वहाँ जो चीज़ें तब्दील होती थी, फिर यहाँ म्यूज़ियम में आपको मिसाल के तौर पर आपको मुल्तज़िम का दरवाज़ा मिलेगा जो पुराना था। अच्छा। चाबी मिलेगी आपको मुल्तज़िम के दरवाजे की, और तबरुकात भी हैं जो उन्होंने ला के रखे। पूरा एक सेक्शन है इस्लामिक नवादरात का। फिर एक दूसरा है म्यूज़ियम जिसका नाम है डोलमा बाशे। अच्छा। म्यूज़ियम, वो दैट यूज्ड टू बी द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द एम्पायर। यूँ समझ लें कि आप सेक्रेटेरिएट ऑफ द एम्पायर। अच्छा। तो वहाँ पे आपको
बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, हथियार वगैरह वो वहाँ पे दौल मुबाशी। फिर साथ में आया सोफिया का म्यूज़ियम है, जो जब ये उस्मानियों ने जब बाइजेंटाइन को फतह किया जी जी, तो आया सोफिया को उन्होंने जो चर्च था उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, कोई 300 साल तक ये वहाँ मस्जिद रही। फिर उसके बाद इसको दोबारा उन्होंने म्यूज़ियम में तब्दील करके मस्जिद ये ले गए सुल्तान हमद मॉस्क में। अच्छा, बहुत बड़ी मस्जिद है, बेशुमार मीनार हैं उसमें, गुंबद हैं, और अभी भी तुर्की में सुल्तान मोहम्मद मॉस्क जैसा कोई और नीले रंग की, जो नीले रंग की ब्लू मॉस्क, बहुत सारे मीनार हैं और गुंबद हैं बहुत सारे। रात को भी उसको एक टूर वो लोग लाइट शो करते हैं उस मस्जिद का और आया सोफिया का। कुछ आसार कदीमा पुराने दौर के वहाँ पर मौजूद हैं, बेशुमार हैं। मसलन उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा नीचे कोस्ट लाइन पे आना पड़ेगा। आप अगर आ जाएं कुशादासी के पास तो वहाँ पर पामू खाली है, एक जगह जहाँ पर नेचुरल जो पानी के वो चश्मे होते हैं, जिसमें गंधक के वो होते हैं चश्मे। अच्छा। और जो आपका लाइम है, लाइम स्टोन, वो चूँकि तो मेल्ट होके निकलता है, तो वहाँ आप दूर तक जाएं तो गोया ऐसे लगता है कि वो पूरे का पूरा पहाड़ जो है पामू खाली वो बर्फ़ का है। अच्छा। बर्फ़ नहीं है, जब आप करीब जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो सारे का सारा वाइट रंग का लाइम स्टोन है। अच्छा। मतलब है कि तकरीबन 1 मील के रकबे तक वो सारे का सारा है। उसमें अच्छा। पानी के चश्मे हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ ठंडे हैं, और वो एक यूनिसेफ ने उसको एक हिस्टोरिकल साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया है। छोटे छोटे और कई हैं। उस एफएसएस है एक जगह, मैं आपको बताना भूल गया, ये अंतालिया के पास है, चंद किलोमीटर दूर। यहाँ पर हेड्रियन नामी एक बादशाह हुआ करता था, प्री क्रिश्चियन, उसके वहाँ पर मजस्मे हैं। अच्छा। उसके करीब में रिवायत यह है कि वहाँ पर एक असहाब कहफ का गार है, जहाँ पर वो 5 या 7 क्रिश्चियंस जो थे, जो तौहीद पर वो ले आए थे ईमान, तो वो इन बुत परस्तों से भाग के उन्होंने पनाह ली थी। वो गार भी है, उसके अंदर आपको उस तरह से नज़र भी आता है। हाँ। लेकिन चूँकि ये सब अब सुनी बातें हैं, जमहूर का ख्याल है कि ये कहफ का जो गार है ये वहाँ पर है आपके जॉर्डन में जी। लेकिन यहाँ पर भी बोर्ड लगा के इन्होंने उसको कब्रस का जजीरा जब भी तुर्की का जिक्र होता है साथ में कब्रस का जिक्र होता है, ये क्या सिलसिला है? कब्रस में ये साइप्रस जिसे कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, और में झगड़ा इस बात का था कि तुर्क इसको अपना टेरिटरी क्लेम करते थे, क्योंकि वहाँ पर तुर्कों की जो नॉर्थ का एरिया है वहाँ पर अक्सरियत थी। तो उन्होंने 1975 में अपनी फ़ौजें भेज के उस इलाके को आज़ाद करा लिया। और जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है वो फिर चूँकि उधर नॉन मुस्लिम अक्सरियत थी तो वो अलग बन गया कंट्री। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में चूँकि वो कब्रस की बाकायदा एक बाई फोर्स डिवीज़न हुई, इसलिए उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। तो कई ऐसे ममालिक हैं जो अभी तक टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। और हत्ता के जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है उन्होंने कह भी दिया है कि जो हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पर ज़मीनें छोड़ कर आए हैं वो हमारा क्लेम बनता है। तो अगर आप ख़रीदेंगे वहाँ पर ज़मीन तो फिर कभी ये सेटलमेंट होती है तो हमारा राइट बनता है कि हम उसको चैलेंज करें। आप इतनी बार वहाँ गए, वहाँ की मसाजिद में जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, कोई ख़ास चीज़ वहाँ पर देखने में आई? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तुर्की में जो इस्लामी मज़हब फॉलो होता है वो इमाम अबू हनीफ़ा का होता है। अच्छा। सुन्नी हनफी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, एक तो ये कि वहाँ तुर्की की जो मसाजिद हैं वो तकरीबन अंदर से सब जैसी एक ही तरह का उनका आर्किटेक्चर है। अच्छा। ऊंची छतें हैं, आपके सब डेकोरेटेड, जो तुर्की का वो नीले रंग के मार्बल के ऊपर जो बड़ा सजा हुआ टर्किश मस्जिद का इंटीरियर डिज़ाइन होता है, उस तरह की मस्जिदें होती हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इमाम और मुअज्जिन या मुकब्बिर जिसे कह लें, जो तकबीर कहते हैं साहब, उनका एक बड़ा कोऑर्डिनेशन है। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि अजान दे दी उन्होंने और तकबीर कह दी और बात ख़त्म हो गई। वहाँ पर बाकायदा दे हैव ए रोल टू प्ले। अच्छा। तो वो अजान के बाद जब तकबीर कहते हैं तो तकबीर इमाम के पीछे खड़े होकर नहीं कहते, वो बिल्कुल लास्ट में एक चबूतरा बना होता है वहाँ पर खड़े रहकर कहते हैं। और चूँकि नमाज उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक 3-4 आदमी ना हो, तो उनके साथ अकेले नहीं होते, 2-3 और आदमी भी होते हैं कि उनकी एक सफ़ बन जाए।
तो जब इमाम नमाज सलाम फेर देकर नमाज को बाकायदा खरूज हो जाता है नमाज से, तो फिर वो मुकब्बिर जो हैं वो फिर बुलंद आवाज़ में वो बाकायदा तस्बीहात का आगाज़ करते हैं। और जब वो तस्बीहात का आगाज़ कर रहे होते हैं 2-4 ज़िक्र की आयतें पढ़ के, तो फटाफट तस्बीहात बढ़ जाती हैं लोगों में, मुक्तदियों में, और फिर वो सुबहान अल्लाह का विर्द होता है 33 मरतबा। फिर वो बीच में अपना 1-2 अल्फाज डालते हैं, जैसे कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वो अल्लाहु अकबर की पढ़ेंगे। उसके बाद फिर वो उसको वाइंड अप करते हैं। फिर इमाम टेक्स ओवर, तो फिर इमाम दुआ मांगते हैं। अच्छा, दुआ, और हमेशा दुआ जो है वो दुरूद और उसके बाद फातिहा पे ख़त्म होती है। अच्छा, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर मस्जिद में आपको हर नमाज के बाद ये एक प्रोटोकॉल मिलेगा जो तुर्कों ने इंट्रोड्यूस कराया। और अच्छी बात मैंने ये देखी कि वहाँ पर सलावात पे भी बहुत एम्फेसिस है, बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़ा जाता है नमाज, दुआ से पहले, दुआ के बाद। और मैं समझता हूँ कि ये तुर्कों ने ग़ालिबन इसलिए किया कि चूँकि उनके सल्तनत में सुन्नी हजरात भी थे, शिया हजरात भी थे। अच्छा। तो उन्होंने एक ऐसा इम्तिज़ाज इबादत का पैदा किया कि जिसमें दोनों की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको कंबाइन कर दिया जाए। तुर्की के बाज़ार बहुत मशहूर हैं, कोई ख़ास वजह? तुर्की के बाज़ार में आपको एक तो ये एडवांटेज है कि तुर्की में बार्गेन हो सकता है। अच्छा, अगर वो आपको कोई कीमत बता रहा है तो वो अंडरस्टूड है कि उसमें बार्गेन की गुंजाइश है। ये नहीं है कि इट्स वन प्राइस, अब लेना है तो लो। या कई मुल्क दुनिया के ममालिक हैं, हमने जिक्र भी किए हैं जहाँ पर वन प्राइस एंड दैट्स इट। लेकिन तुर्की में अब जैसे अगर आप उसमें बाज़ार में चले जाइए, वो जो बाज़ार है तुर्की का कवर्ड बाज़ार जी, जिसमें इस्तांबुल में 4000 शॉप्स हैं उस एक बाज़ार में, और वहाँ पर हर शॉप पे आप बार्गेन कर सकते हैं। अच्छा। बेशुमार हैंडीक्राफ्ट्स हैं। अब तो खैर तुर्की हर चीज़ बना रहा है। तुर्की अब ज़राअत में भी बहुत आगे है, सनतों में भी, हत्ता कि आप हैरत करेंगे कि यहाँ पर सैनिटरी वेयर की यूके में जो चीज़ें मिल रही हैं, विट्रा मिसाल के तौर पर एक सैनिटरी वेयर है जो बड़ा महंगा है, इट्स मेड इन तुर्की। अच्छा, सारे का सारा आपका जो आ रहा है ये रेडिएटर्स और बॉयलर्स, ये दे आर मेड, मतलब सनती तरक्की भी उन्होंने अच्छी सनती तरक्की की है, काफ़ी की है। तुर्की के हवाले से एक नाम बहुत सुनने में आता है, मुल्ला नसीरुद्दीन, ये क्या किस्सा है? ये किस्सा बहुत तवील है और ना सिर्फ तुर्की तक महदूद है, बल्कि क्योंकि ये ऑटोमन एम्पायर थी, इनकी दस्तरस बहुत दूर दूर तक थी। तो ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो फिक्शनल नहीं है, ये वाकई एग्जिस्ट करते थे। और इनको इंडिया और पाकिस्तान में मुल्ला नसीरुद्दीन, जैसे आपने सवाल पूछा, के नाम से जाना जाता है। और इनको ईरान में ख्वाजा नसीरुद्दीन के नाम से याद किया जाता है, और तुर्की में होजा नसरुद्दीन के नाम से, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक अवामी कैरेक्टर थे मस्जिद के इमाम। ज़्यादा पढ़े लिखे स्कॉलर नहीं थे, आलिम नहीं थे, लेकिन इनकी स्ट्रीट वाइज नॉलेज इतनी तेज़ थी कि हाजिर जवाब थे, और जो बात करते थे वो नपी तुली करते थे। और मेरे ख्याल में नाजरीन ने इनकी कई हिकायतें सुन रखी हैं। बिल्कुल। शरफुद्दीन साहब, इनका जो मज़ार है वो अक शहर में है, बिल्कुल कोनिया से करीब। वहाँ पर अगर आप जाएं तो लोग देखेंगे कि काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं। अब तो एक नई चीज़ निकल गई है, सोगुत, जहाँ पर ये एर्तुगरुल साहब जो हैं, इनका भी मज़ार है, अभी नया डिस्कवर हुआ है, और अब लोग वहाँ भी जाने लगे हैं, क्योंकि तुर्की सदर ने एर्दोगान साहब ने वहाँ जाकर अपनी दागबेल डाल दी इस रिवायत की, तो अब सब लोग वहाँ भी जा रहे हैं। चलिए, आपसे बातचीत तो भी तुर्की के बारे में और बहुत कुछ हो सकती थी, बहुत हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, हम कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नए मुल्क की सैर आपको करवाएंगे। आज की इस बज़्म से अपने मेज़बान आबिद अली बेग और सैयद शरफुद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।